दोस्तों, मेरा नाम है अनिल समरवाल। तो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ मार्केट का आज का अपडेट और क्या आगे हो सकता है और क्या अभी मार्केट में चल रहा है, क्या ग्लोबल फैक्टर इफेक्ट करेगा अपनी मार्केट को, क्या क्रूड ऑयल के प्राइस इफेक्ट करेंगे मार्केट को। तो सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे करके। तो आज मार्केट जैसे सभी को पता है, निफ्टी में 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट से ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुआ। ऑलमोस्ट सभी सेक्टर टूटे हुए थे, कुछ एक चुनिंदा स्टॉक को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर गिरावट थी। थोड़ा आईटी सेक्टर था थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड में, बाकी सभी कुछ गिरा हुआ था और अच्छी खासी गिरावट थी, जहां पर बजाज ऑटो के अंदर 13% की गिरावट देखने को मिली, सर्किट लगा 10% का उस स्टॉक के अंदर। तो क्या आगे है, क्या एफआई कर रहा है, क्या डीआई कर रहा है और क्या एफआई ने अभी तक किया और क्या इंपैक्ट आगे मार्केट में रहेगा, थोड़ा सा बात करते हैं। एडवाइस नहीं है किसी चीज की, हम अपना व्यू शेयर कर रहे हैं। तो अपने एंड से स्टडी पर्पस पे सीख सकते हो, कुछ बेटर लगे अपने एंड से अपने डिसीजन लेके या डिस्कस करके ही सारी चीजें करनी है आपको। तो सबसे पहले एफआई ने जो कि कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा है लास्ट मंथ से और इस मंथ से भी 26,000 था निफ्टी, जब मैंने पहली बार बोला था, जबकि निफ्टी के अंदर एफआई की जो सेलिंग आ रही थी मेन फैक्टर करेगा ये, क्योंकि एफआई ने कोई इंट्राडे या 2 दिन के बाद वापस खरीद लेंगे ऐसा कोई उनका व्यू नहीं था और ना कभी ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशन का ऐसा कोई व्यू होता भी है। अगर वो सेलिंग करता है तो कुछ एक टाइम के लिए वो मार्केट से उस इंडिया से अलग ही हो चुका है, इसका मतलब ये रहता है कि उन्होंने फ्रेश बाइंग की है, फ्रेश सेलिंग की है, वो चीजें भी हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन सेलिंग तो सेलिंग ही होती है, चाहे वो फ्रेश बाइंग फ्रेश सेलिंग हो या फिर अपनी बाइंग काटी हो उन्होंने, तो सेलिंग सेलिंग रहती है। कहीं ना कहीं एफआई ने पैसा निकाला ही है। तो एफआई ने आज के दिन भी 17 अक्टूबर के दिन भी 7400 करोड़ की ऑलमोस्ट सेलिंग की है, ठीक है। और डीआईआई ने, ये एफआई हो गया, और डीआईआई ने उसके अगेंस्ट 4979 करोड़ की बाइंग की है। तो नेट में सेलिंग ही आई, नेट में टोटल 2442 करोड़ के अराउंड नेट सेलिंग हुई है आज के दिन मार्केट के अंदर, नेट सेलिंग। अब पूरा अक्टूबर मंथ का बात किया जाए, एफआई ने कंटिन्यूसली सेलिंग ही की है, प्योर सेलिंग है इस मंथ के अंदर, जिसका इंपैक्ट मार्केट के अंदर स्टॉक्स के अंदर सभी को देखने मिलता है। सीधी सी बात है, मार्केट के अंदर एफआई सिर्फ सेलिंग करता है, ये किसी को नहीं पता कि उसने कौन सा स्टॉक बेचा है, इंडेक्स बेचा है, फ्यूचर में कितने का माल बेचा है। तो हो सकता है उसने बजाज ऑटो बेचा हो या रिलायंस बेचा हो या टीसीएस बेचा हो या कुछ भी स्टॉक बेचा हो, पूरी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिल सकती, आप ओनली ऑब्जर्व कर सकते हो, उसका आइडिया लगा सकते हो। लेकिन एफआई ने सेलिंग कितने करोड़ की है अभी तक पूरे मंथ में, तो नेट सेलिंग है, जो नेट सेलिंग इस मंथ में अक्टूबर मंथ की, अक्टूबर नेट सेलिंग है 74,732 करोड़ की, 74732 सेलिंग है ये, जिसके अगेंस्ट डीआईआई ने जो नेट बाइंग की है अक्टूबर मंथ में, डीआईआई ने नेट बाय जो किया है 68,961 करोड़ का बाय किया है, और नेट में अगर निकाला जाए तो 5771 करोड़ का सेलिंग हुआ है मार्केट के अंदर, ठीक है। चलो ये सेलिंग तो हो गया, इससे हमें ये पता है कि नेट सेलिंग हुई है। एक चीज सभी को एक्सप्लेन करता हूं, काफी बार आपने न्यूज पे देखा होगा कि एफआई बेच रहा है तो डीआई खरीद रहा है, हम अपने रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहा है। कभी भी ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म के हिसाब से हो सकता है कि मार्केट पुशअप कर जाए, तेजी आ जाए, लेकिन कोई भी कंट्री का एक्सचेंज हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो यूएस का हो, चाहे चाइना का हो, जब तक फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा मार्केट के अंदर नहीं रहेगा तब तक मार्केट की एक्चुअल स्ट्रेंथ को हम नहीं बोल सकते कि एक्चुअल स्ट्रेंथ है। फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा लगना जरूरी है मार्केट के अंदर, अगर उस कंट्री की इंडेक्स या निफ्टी या मार्केट को जो भी अपना निफ्टी है या कोई भी एक्सचेंज का इंडेक्स है उसको अगर तेजी लाना, उसे कंट्री के शेयर मार्केट को अगर तेजी में लेके आना है तो हमेशा एफआई की बाइंग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। डीआईआई की भी बाइंग मैटर करती है, लेकिन ज्यादा मैटर करती है एफआई। जब तक फॉरेन से पैसा अपने देश में नहीं लगेगा तब तक हम नहीं मान सकते कि हम कुछ बेटर कर रहे हैं। तो वही देखने को मिला, निफ्टी जब 26,000 था, 26,000 से निफ्टी 25,000 आया, अब 25,000 से भी नीचे आ गया 24,750 के लेवल में। तो यहां तक निफ्टी फिसल गया है, यहां तक वो निफ्टी फिसल गया है, ठीक है। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, जब तक निफ्टी अपने हर एक सपोर्ट को तोड़ना जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, हर एक सपोर्ट को तोड़ता जा रहा है,
और अगर निफ्टी की बात की जाए तो लास्ट टाइम यानी कि अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक निफ्टी ने 1180 पॉइंट की डाउनफॉल देखने को मिला। निफ्टी 25,929 के लेवल से गिरा है 24,749 रुपए। मैं टाइप भी कर देता हूं आप सभी के लिए। निफ्टी अक्टूबर से 1 अक्टूबर से निफ्टी जो 1 अक्टूबर था तब निफ्टी था 25,929 और आज क्लोज हुआ है, आज यानी 17 अक्टूबर को निफ्टी 24,749 यानी नेट गिरावट आज की 1180 पॉइंट की। काफी बड़ी गिरावट है ये अगर देखा जाए तो। मार्केट के हर एक लेवल से कमर तोड़ी है मार्केट ने अच्छे से, और आप सभी देख रहे हैं कुछ स्ट्रेंथ नहीं है। मेन पर्पस क्या है इसके अंदर जो गिरावट आई है, मैं 26,000 के लेवल से आप सभी को वीडियो पे इंस्टाग्राम पे जाकर चेक कर लेना, मैंने बताया था कि जो एफआई जो सेलिंग करी है सबसे मेन फैक्टर है, वो आगे जाके इंपैक्ट करेगा। वही चीज देख लीजिए, कहीं पे भी स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट के अंदर, हर एक लेवल से गिर रहा है। 26,000 के लेवल यानी 26,180 के लेवल से मैंने बोला था कि अपने यहां से डाउनफॉल हो सकता है मार्केट के अंदर। विद इन हफ्ते के अंदर 1000 पॉइंट से ज्यादा का डाउनफॉल देखने को मार्केट के अंदर। थोड़ा सा रिकवरी आया हरियाणा इलेक्शन को चलते, उसके बाद फिर से देख लीजिए 500 पॉइंट और गिर चुका है, यानी कि ओवरऑल गिरावट ही देखने को मिली हर किसी के अंदर। पॉजिटिव पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव पॉइंट ओनली सिर्फ एक क्रूड का जो प्राइस है, पिछले दिनों आपने देखा एमसीएक्स का भाव बात करें तो 6600 के तक के लेवल बन चुके थे, अभी वो 5800 से चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट ओनली क्रूड का जो प्राइस है वो है। यहाँ पे क्या हो सकता है, पूरा अगर कल्लो को मान ले पूरी मार्केट को ही उठा के ले जाएगा, ये हमारा बयान है। देखो यहाँ से क्या हो सकता है, सपोज करो ऑयल सेक्टर के अंदर एक पॉजिटिव रह सकता है, ऑयल सेक्टर हो गया, यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है, या फिर रबर सेक्टर में थोड़ा सा, या फिर टायर की जो स्टॉक है, टायर सेक्टर कह सकते हैं अपने, रबर टायर से टायर सेक्टर में हो सकता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम रह सके, या फिर पेंट सेक्टर में हो सकता है कि पेंट सेक्टर में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम रह सके। लेकिन आज वो भी डाउनफॉल में थे, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा गिरावट में आए, उसके बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े अगर क्रूड का प्राइस यहीं पे स्टेबल रहता है। तो मेन चीज क्या है, एफआई की जो सेलिंग है वो सबसे ज्यादा फैक्टर करती है, उसकी बाइंग जब तक नहीं आएगी मार्केट में हम फुल स्ट्रेंथ नहीं मान सकते। दूसरा क्या है, लैक ऑफ बाइंग। लैक ऑफ बाइंग क्या होता है? लैक ऑफ बाइंग अगर हम हिंदी भाषा में बताया जाए तो बाइंग का अभाव, यानी कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टर बाइंग करने के लिए रेडी नहीं है। लैक ऑफ बाइंग जो कि हम बोलते हैं लैक ऑफ बाइंग, यानी बाइंग का अभाव, यहाँ पे कोई इन्वेस्टर बाय नहीं कर रहा है। दो रीजन होते हैं, या तो मार्केट के अंदर उनको पॉजिटिविटी या अपसाइड ट्रेंड ना दिखता हो तो बाइंग नहीं करता। दूसरा रीजन क्या होता है, ऑलरेडी बाइंग करके बैठे हो, पैसा ही नहीं है और बाय करने का। दो रीजन होते हैं। अब इंडियन इन्वेस्टर के पास मेरे हिसाब से 95% रीजन क्या है कि उनके पास अब बाइंग का पैसा ही नहीं है। बाइंग का पैसा नहीं है उनके पास, क्योंकि ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। अब यहाँ पे उनके पास पैसा नहीं बचा कि नया पैसा इन्वेस्ट कर सके मार्केट के अंदर। तो जब मार्केट ओवरबोट हो जाता है, ओवरबोट होता है तो एक या तो करेक्शन दिखता है अच्छा सा, तब रिकवर करता है, या फिर अच्छी तेजी आए, अच्छा गैप अप हो जाए, स्टॉक अच्छे गैप अप हो जाए तो थोड़ा सेलिंग, रिटेल इन्वेस्टर निकाले तो किसी और सेक्टर के स्टॉक के अंदर डाले जहां पर गिरावट हो, तब बाइंग आती है। तो मेन रीजन ये भी है कि लैक ऑफ बाइंग जो है कि यहाँ पर खरीदार नहीं है किसी लेवल में। सबसे मेन रीजन ये भी हो सकता है एफआई की सेलिंग प्लस अपने इन्वेस्टर की बाइंग जो कि अभाव है, उसके चलते मार्केट में करेक्शन मिली। और ऐसा ही रहा तो मार्केट क्या पता अगर 24,000 मेन लेवल शेयर करता हूं मैं, जो मेरे हिसाब से कि परफेक्ट स्पोर्ट है, 24,443 का अगर लेवल तोड़ता है तो यहां से 24,000 के लेवल भी आ सकते हैं। लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग ये लेवल है, इजीली भी टूटना चाहिए। अगर ये इजीली टूटता है तो आप समझ लीजिए कोई स्ट्रेंथ नहीं मार्केट के अंदर, तो आपको थोड़ा सा सतर्क तो होना ही था। 26,000 से बोलता रहा हूं मैं, मेरी इंस्टाग्राम पे वीडियो जाकर देख लीजिए। 26,000 से ऊपर है, तब से बोल रहा हूं कि अपना पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है, आपको बुक करना चाहिए। काफी बंदों ने सीरियस लिया, समझा मार्केट को, अपने एंड से ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि ना मार्केट हमेशा मौका नहीं देगा आपको गिरने से पहले। यहाँ पे पता नहीं लगता कि मार्केट कब गिरने वाला है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मार्केट बोल के नहीं गिरेगा। 26,180 के लेवल से मार्केट गिरा है, वहां से स्टॉक गिरे अब लगातार। आज के दिन जो स्टॉक की हालत थी, सबसे ज्यादा करेक्शन थी पिछले अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो। ऐसी करेक्शन हमेशा कमर तोड़ती है। यहां से कल की डेट में रिकवरी ना आए या मंडे तक रिकवरी नहीं तो ये और भी गिराने के चांस होते हैं, क्योंकि ना
इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसको निकलने का मौका ही नहीं दे रहा, मार्केट हर एक लेवल पे तोड़ रहा है, जहां पे बाइंग किया वो बाइंग का रेट नहीं आ रहा और गिर रहा है। तो सबसे मेन होता है फैक्टर मार्केट के अंदर, आपको कभी देखा हो तो जब आपकी बाइंग का रेंज से ऊपर स्टॉक ना जाता हो तो आप समझ लीजिए कि आप मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। तो थोड़ा सा समझने वाली चीज क्या है, अगर एफआई बाइंग नहीं करेगा तब तक दिक्कत रहेगी। दूसरा, ये जो स्पोर्ट है 24,443 का, ये मेन स्पोर्ट है, ये ना ब्रेक हो, बस ये ब्रेक हुआ तो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा मार्केट के लिए। अदरवाइज स्ट्रेंथ अच्छी है। पॉजिटिविटी क्या है, देखो दो एक सिंपल सी पॉजिटिविटी देता हूं। बीजेपी गवर्नमेंट को लाइक करती है अपना इंडियन मार्केट। हरियाणा के अंदर बीजेपी का गवर्नमेंट बना, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉइंट था ये, ठीक है। आने वाले इलेक्शन में भी थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिविटी फैलती है हर एक गवर्नमेंट को लेकर कि उन्होंने सरकार बनी है, आगे भी हो सकता है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। हो सकता है प्राइवेट सरकारी जो पीएसयू सेक्टर है, पीएसयू सेक्टर के अंदर हो सकता है थोड़ा सा और करेक्शन के बाद अपना बॉटम बना के ऊपर अपसाइड ट्रेंड ले आए, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, बिल्कुल। यहाँ पे अगर देखो मोमेंटम बना तो पीएसयू सेक्टर के अंदर काफी स्कोप है अपसाइड ट्रेंड चलने के लिए, लेकिन अभी नहीं, अभी उन्होंने अपना बॉटम फिनिश नहीं किया है। जब वो बॉटम फिनिश करके चलना स्टार्ट करे तभी अपने को बाइंग करनी है, अदरवाइज होल्ड रहो, कुछ ना करोगे मार्केट के अंदर बेस्ट है। पिछले 15 दिन से मैं कोई ज्यादा फालतू ट्रेडिंग नहीं कर रहा। मैंने एक ही चीज शेयर की थी अपने दोस्तों से, अपने जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, कि ये जो मार्केट का टाइम है यहाँ पे शांत बैठोगे उतना बेटर है। जिन बंदों ने शांत बैठे थे लाखों रुपए बचाए आपके, जो मार्केट में लॉस खा सकते थे, तो ये चीजें मैटर करती है। और आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल का प्राइस यहीं पे रहता है तो ऑयल सेक्टर, रबर सेक्टर उस पर फोकस रहेगा, और एफआई अगर जितनी जल्दी बाइंग करेगा उतना बेटर रहेगा। नहीं तो या तो गैप अप खुले आने वाले 2 दिन में 25,000 से ऊपर का लेवल सपोर्ट मेंटेन कर ले तो मार्केट अच्छे लेवल पे दे जाएगा, क्योंकि अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है। अगर नहीं तो 24,443 टूटता है जब जाकर थोड़ा सा और नेगेटिविटी आती है, अदरवाइज ये रेंज जो है यहाँ पे थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट करेगा। इसलिए कहता हूं कि मार्केट के अंदर कुछ और आपको आता हो चाहे ना आता हो, आपको हमेशा स्टॉक की टाइमिंग आनी चाहिए कि कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है। क्योंकि हर एक स्टॉक आप कोशिश करें जितना सस्ता हो सके उतना बेटर है इन्वेस्टमेंट करें, ना कि हायर लेवल पे बाय करके फंसे। क्योंकि मार्केट के अंदर बाइंग की टाइमिंग जब जी परफेक्ट होगी उतना बेटर रिटर्न आप उससे एक्सपेक्ट करते हो। जितना सस्ता स्टॉक आप लोगे उतना अच्छा रिटर्न उसमें मिलेगा, वरना बाइंग सेलिंग तो हर कोई बंदा कर ही रहा है। हमेशा टाइमिंग परफेक्ट रखो, सही टाइम पे बाय करो, सही टाइम पे एग्जिट करो, तभी आप प्रॉफिटेबल बनोगे। अदरवाइज लॉस तो दुनिया कर ही रही है। और लास्ट में किस किस बंदे ने इस गिरावट के अंदर अपना पैसा लूज किया और कौन अपने पोर्टफोलियो फंसा हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।